हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स कम की थी, इस बार कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा हो। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो दो ही पार्ट जनरली कंसिडर करने वाले हैं इसमें। एक तो जीओसी पार्ट है, ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, और दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट आ जाता है, राइट। रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये दो पार्ट आ जाते हैं, राइट। और इससे रिलेटेड मुझे क्या करना है बेटा? मुझे क्या करना है? जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लेना है, और क्वेश्चंस के थ्रू मुझे क्या समझना है? कॉन्सेप्ट को बेटा क्या करना है? मुझे अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो मेरा फोकस क्या रहने वाला है बेटा? मेरा फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बेटा, जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो, है ना, यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज नहीं किया है, तब अब तक आप क्वेश्चंस को राइट नहीं कर सकते। ओके, गलती होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉपर कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो जनरली क्वेश्चंस आपको बेटा दो तरीके के मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड, और 5 to 10% क्वेश्चन मिलते हैं आपको फैक्ट बेस्ड, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में जैसे बेटा आपने पढ़ा है, रीड आउट किया किसी चैप्टर को, तो थ्योरेटिकल अगर या फैक्ट बेस्ड सवाल आ रहा है तो उसका आंसर आप दे सकते हो। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इनसे जनरली क्वेश्चंस कैसा मिलता है बेटा आपको? यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन मिलता है, फैक्ट बेस्ड मिलता है। तो आपको इन चैप्टर्स के लिए क्या करना होता है? सिर्फ रीडिंग करना होती है। अच्छे से अगर आपने रीडिंग किया है तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है कि मुझे आंसर क्या देना है, राइट। अदरवाइज क्वेश्चन आपको कैसे मिलते हैं? कंसेप्चुअल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेटा क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? कंसेप्चुअल। तो दो ही पार्ट है मेनली इसमें, जीओसी पार्ट है और एक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट है। दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर जीओसी आता है आपको तो डेफिनेटली रिएक्शन मैकेनिज्म भी आता होगा। तो हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है क्वेश्चन लेकर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, राइट। तो मेरा तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन से मैं कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करूँगा, और देन आगे बढ़ूंगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बेटा क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे इस लेक्चर को पूरा अच्छे तरीके से लास्ट तक जाना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप अपना पेशेंस लूज़ कर देते हो। तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है आपको, और लास्ट तक वीडियो में कोशिश करना है कि बने रहें, है ना। तो डेफिनेटली नीट 2023 क्वेश्चन एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप अगर, तो कुछ क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ले आ सकते हो, राइट। और मेरा कोशिश या टारगेट ये रहता है कि बच्चों का केमिस्ट्री में स्कोर 140 या 150 प्लस हर हाल में आना ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। स्कोर होना चाहिए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब बेटा, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को देखो, है ना, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में देखना है मुझे कि इसमें कौन सा बॉन्ड जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। पहले ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैंने लिया, और इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पर H है, और यहाँ पर देखो बेटा H है, यहाँ CH3 है, ये स्ट्रक्चर लिया हुआ है, और यहाँ पर भी उसने रिप्रेजेंट किया H, है ना। और उसने क्या बोला है, ये जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट ऐसे बोला है उसने, और इस वाले बॉन्ड को उसने सेकेंड कहा है, और इस बॉन्ड को उसने थर्ड बोला है, राइट, इसको थर्ड बोला है, और इस वाले बॉन्ड को इसने फोर्थ बोला है ना, और इस वाले H को उसने फिफ्थ कहा है। तो मुझे ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड्स पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा एक चीज़ देखो, आप कंसेप्ट की अगर बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन मालूम है आपको, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मालूम है आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन को आप क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा आप सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, राइट। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है ना पाई ऑर्बिटल में, तो इसलिए उसे आप बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बेटा किस में देखने को मिलेगा? तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बेटा आपको किस में देखने को मिलता है? मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखने को मिलता है आपको? तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है आपको अल्कीन में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अल्कीन में देख सकते हैं आप हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटाइन में देख सकते हैं, राइट, कार्बोकेटाइन में। और इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देख सकते हैं बेटा? फ्री रेडिकल में, राइट।
तो ये 3 कंडीशन है जिनमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, यानी कि जिसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, राइट। चाहे वो अल्कीन हो, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, ओके। और ये भी मालूम होता है आपको, ये भी मालूम होता है कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे, है ना, मालूम है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होंगे, है ना, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होंगे। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, राइट, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान है, राइट। अब देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन से हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ बात कर रहे हैं बेटा किसकी, अल्फा हाइड्रोजन एटम की, राइट। फोकस किस पे करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो मुझे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मुझे देखना होता है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कहलाएगा मेरा कार्बन, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ठीक है ना। और जहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें ही हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, राइट। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इस वाले में पॉसिबल है, राइट। और अल्फा हाइड्रोजन एटम ये है ना, ये वाला है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा किस वाले केस में पॉसिबल है, फर्स्ट और फिफ्थ वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, राइट। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। तो आंसर ये होगा, तो आपको ये क्लियरिटी से समझ में आया होगा, राइट। यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड है, राइट, और ये सिग्मा बॉन्ड किस में इन्वॉल्व हुआ होगा, इस पाई ऑर्बिटल में। तो इसलिए आपने इसे क्या बोला है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। इसे आप क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई ऑर्बिटल। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है किसमें, पाई ऑर्बिटल में, इसलिए इसे आप कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। आगे बढ़े तो मुझे लगता है ये सवाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, होपली, राइट। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना है ना। और अगर समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करो, फिर वापस समझ में आ जाएगी बात मैंने क्या समझाएगी, राइट। आगे बढ़ता हूँ, तो होपली कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट भी दूंगा, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है या कहना चाहिए थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। और अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर्स जनरली वही होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, राइट। और जहाँ पर बातें आपको सीधी सीधी या डायरेक्टली समझ में आ जाती हैं तो फिर वहाँ आप अपना एफर्ट नहीं लगा पाते हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा पाते हो, राइट। तो भाई कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट भी दूंगा, ओके। तो रेडी रहना है उन चीज़ों के लिए। तो मेरे साथ में क्वेश्चंस को आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इसे मिटा देता हूँ, राइट। देखो तो नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों को इंटरेस्ट रहता है काफ़ी। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। अब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है ना। उसने क्या पूछा बेटा, मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक की बात की तो मैं मोस्ट बेसिक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, मतलब बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करेगा, है ना बेटा। बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड करेगा, तो बेसिक नेचर डिपेंड करेगा लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी पर, है ना। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी। यानी कि जिसमें लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट पे फोकस करना है ना। तो हिंट के तौर पे ये हिंट होगी ना मेरी, बस इतनी बात से आपको समझ में आ जाएगा। हिंट ये है, हिंट कह लो या कंसेप्ट कह लो, राइट, ये है, ठीक है। यानी कि बेसिक नेचर उसका ही ज़्यादा होगा बेटा, किसका, जिसमें लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी। लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर भी बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ नाइट्रोजन का देखना है मुझे, ओके। देखो इसमें यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ओके। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, राइट। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो मुझे ये देखना है लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा कहाँ है। तो जहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो मोस्ट बेसिक होगा, राइट। देखो अब इस वाले फिर वही बात आ जाती, क्योंकि आपने बोला है लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो आप देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये सेंटर डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। और ये भी देखो डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है। और कॉन्जुगेशन में लोन पेयर रहता है तो ये भी सेंटर कैसा हो गया बेटा, ये भी सेंटर आपका कैसा हो जाता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, राइट। अगर लोन पेयर, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, राइट। ये बात कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये सेंटर भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये देखो ये इसका जो लोन पेयर है इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में, तो क्योंकि एनिलीन है ना ये, इसको एनिलीन बोला जाता है, राइट। तो एनिलीन के केस में क्या है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो यानी कि प्लस आर इफेक्ट है यहाँ पर,
रेजोनेंस है। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये क्या है, इतना ग्रुप जो है आपका बेंजाइल कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं आप, बेंजाइल, है ना, बेंजाइल। और NH2 को एमाइन बोलते हैं। तो नाम क्या हो गया बेटा, बेंजाइल एमाइन। तो बेंजाइल अमाइन का बेसिक नेचर देखो, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है बेटा, इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, राइट। आप बोल सकते हो देयर इज नो रेजोनेंस, है ना। जब रेजोनेंस नहीं है इसके वाले केस में, तो रेजोनेंस ना होने की वजह से क्या होगा, दो चीज़ देखो बेटा, एक तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो सेंटर लोन पेयर है थर्ड वाले केस में वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। और इस वाले केस में ये वाला जो सेंटर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आपने कहा है, आपने क्या बोला है बेटा, आपने बोला है कि जिसमें S परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बेटा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका बेसिक नेचर क्या होगा, उसका बेसिक नेचर कम होगा, राइट। एंड वाइस वर्सा बोल सकते हो, एंड वाइस वर्सा, राइट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला सेंटर कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फोर्थ वाले केस में यानी कि बेंजाइल एमाइन में जो है S परसेंटेज बेटा कितना है, ओनली 25% है। और दूसरी बात, रेजोनेंस भी नहीं है, यानी कि यहाँ डोनेशन एबिलिटी क्या है, यहाँ बेटा डोनेशन एबिलिटी बोलो क्या है, यहाँ डोनेशन एबिलिटी, यहाँ डोनेशन एबिलिटी, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी बेटा बोलो कैसी है, यहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी मैक्सिमम है ना। जहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी, आपने कहा है वहाँ बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा, राइट। तो होपफुली कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो मैंने कोशिश किया चारों एग्जाम्पल्स को लेके समझाने की बात की है, राइट। और चांसेस रहते हैं कि आपसे वो बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे, ओके। होपफुली कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखो बेटा, हर ऑप्शन को, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, देखो एक बात पर फोकस करो, 4 ऑप्शन दिए होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स हो, 4 ऑप्शन रहते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तरीका क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तरीका क्या है, सपोज अगर ए आंसर है, सपोज अगर आंसर क्या है बेटा ए, तो आप डायरेक्टली आंसर पे मत जाओ। आप ये देखो डी नहीं है, सी भी नहीं है ना, एलिमिनेशन तरीका अपनाते हैं आप, है ना, तो आप एलिमिनेट कर लो। तो 2 ऑप्शन तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट। बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं, 50-50% चांस बचते हैं, राइट, कि या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब डायरेक्टली आपको हिट एंड ट्रायल पे नहीं जाना है। गलती होने के चांस तभी होते हैं जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाते हैं, राइट। हिट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल इग्नोर करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड पर आपको नहीं जाना है। क्या करना है बेटा, क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुँचोगे, राइट। तो 4 ऑप्शन में से बेटा 2 ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा 2 ऑप्शन उसमें आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं, उन 2 ऑप्शंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है, राइट। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे आप, अधूरी नॉलेज यूज़ करेंगे, हाफ नॉलेज यूज़ करेंगे आप, तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, राइट। तो मेरी कोशिश ये है कि आप क्वेश्चन में एग्जाम में गलती ना करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नो डाउट्स क्वेश्चन बड़े आसान और अच्छे आते हैं, है ना, आप कह सकते हो खूबसूरत क्वेश्चन मिलते हैं, बट आप गलती करके आ जाते हो। बाद में पता चलता है कि अरे सर ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बट मुझे मालूम है कि गलती होने का रीज़न वहाँ एक ही है, आप वहाँ कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर कंसेप्ट यूज़ करना है, ओके। बढ़े आगे बढ़ते हैं, राइट। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है ना, प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या प्यारा क्वेश्चन बेटा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है मैंने मुझे, राइट। ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है, राइट। कार्बोकेटाइन बताना है, राइट। तो 4 ऑप्शन दिए हुए है ना। देखो इस वाले केस में तो आपको मालूम है जो अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है ना, ऐसे मालूम है, ऐसे मान लो इसके साथ कोई ग्रुप कनेक्ट है कार्बोकेटाइन के साथ में, तो कार्बोकेटाइन के साथ में कोई भी अगर ग्रुप कनेक्ट है, सपोज कार्बोकेटाइन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो वो कार्बोकेटाइन को क्या, क्योंकि कार्बोकेटाइन ऑलरेडी कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की तब बढ़ेगी जब इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, है ना, तब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल। और अगर ऐसा है, अगर इस तरीके से कार्बोकेटाइन से कोई ग्रुप इस तरीके से कनेक्ट है, कोई भी ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, वो तो पहले से गरीब है, और अगर पहले से ही गरीब है, पुअर है, और उससे ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब उसे वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब मुझे ये देखना होता है कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है,
पैरा पोजीशन पे देखो बेटा, तो पैरा पोजीशन पे क्या रहता है, पैरा पोजीशन पे आपका प्लस आर इफेक्ट भी रहता है, ओके, प्लस एच इफेक्ट भी रहता है और प्लस आई इफेक्ट भी रहता है। तो मुझे ये देखना है अगर ये तीनों इफेक्ट से प्लस में है, जो डोमिनेट कर रहा है, अगर प्लस आर इफेक्ट है और अगर प्लस एच इफेक्ट है या फिर प्लस आई इफेक्ट है, तो सीक्वेंस ये देखना है ना, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो मुझे सीक्वेंस ये देखना है, राइट। तो जिसमें ये सीक्वेंस होगी या आप ये कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ देखो, यहाँ इसके पास रिंग के साथ डायरेक्टली लोन पेयर है, राइट बेटा, ऐसे देखो, इसे रिज्यूम कर लेते हैं ना, रिंग के साथ डायरेक्टली यहाँ लोन पेयर है, तो ये कार्बोकेटाइन को इस वाले, क्योंकि बेंजा कार्बोकेटाइन है ना ये, तो लोन पेयर ये क्या कर रहा है, इसे स्टेबलाइज कर रहा है, ओके। यहाँ मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ में ना, ये डबल बॉन्ड के साथ में मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ बेटा यहाँ प्लस आर इफेक्ट है ना, और यहाँ प्लस एच इफेक्ट है, और यहाँ सी एल है, लोन पेयर तो है बेटा। देखो हेलोजन के केस में क्या होता है, हेलोजन के केस में आपको ध्यान में रखना होता है, क्लोरीन के केस में ध्यान में रखना लगता है कि लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन डोमिनेट कौन होता है यहाँ बेटा, माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर प्लस आर, राइट। तो डोमिनेट कौन करता है यहाँ, माइनस आई इफेक्ट, तो वो क्या कर रहा है, इसे डीस्टेबलाइज कर रहा है, राइट। जबकि प्लस एच इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज्ड, प्लस आर इफेक्ट है क्या कर रहा है, स्टेबलाइज, ओके। नाइट्रो ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आर इफेक्ट भी है इसके अंदर, वो ये क्या करेगा, ये सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। अब ऐसे देख लो, इसको मैं एक एनर्जी लेवल के थ्रू समझाता हूँ, ओके। ऐसे मान लो, देखो भाई, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर जो लिखा है ना, आपने ये बोला है कि प्लस आर इफेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं आप, उससे कम प्लस एच इफेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, देन आप प्लस आई इफेक्ट को देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस आर इफेक्ट के केस में आप देखते हैं कि यहाँ लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, प्लस एच के इफेक्ट में देखते हैं आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, प्लस आई के इफेक्ट में आप देखते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, राइट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, लोन पेयर का, है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसका होता है बेटा, लोन पेयर का, राइट। यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कैसा होता है, दोनों प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट में फ़र्क क्या है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही होता है, राइट। हाइपर कंजुगेशन में भी डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होगा और इंडक्टिव इफेक्ट में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, बट यहाँ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। इस वाले में क्या होगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, मालूम है ना ये, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट किसके केस में होता है, हाइपर कंजुगेशन के केस में। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में क्या होता है बेटा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, है ना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। अब इसे एनर्जी लेवल से समझ लो आप, ऐसे मान लो, है ना, एनर्जी लेवल से समझ लो। ये सपोज मान लो यहाँ कार्बोकेटाइन है, राइट, ये एनर्जी लेवल किसके लिए, कार्बोकेटाइन के लिए, कार्बोकेटाइन के लिए, ओके। ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पर C प्लस कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज, अगर मैं ये एनर्जी लेवल बना दूँ ऐसे इस तरीके से, है ना, एक मैंने लिख दिया, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कम्प्लीटली डिस्प्लेसमेंट है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए, इस कार्बोकेटाइन के लिए स्टेबलाइज कौन जल्दी करेगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज वो जल्दी करेगा जिनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा, राइट। तो यहाँ एनर्जी गैप सबसे कम है, दिख रहा है ना। और जबकि सिग्मा के वाले केस में देखेंगे तो यहाँ एनर्जी गैप और ज़्यादा है ना, यहाँ एनर्जी गैप और ज़्यादा है। तो आप ये देखते हो ना, तो लोन पेयर की शिफ्टिंग किस में होती है, प्लस आर इफेक्ट में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, प्लस एच इफेक्ट में, राइट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किस में होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट में। तो इस एनर्जी लेवल से देख लो, इस एनर्जी लेवल से ये पता चल गया, जहाँ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है तो वह क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट है, और जहाँ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है वहाँ क्या है बेटा, प्लस एच इफेक्ट है, और जहाँ लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ है वहाँ क्या बेटा, प्लस आर इफेक्ट है। तो आपको ये सीक्वेंस पता चल जाती है कि सबसे पहले आप कहते हैं प्लस आर इफेक्ट देखते हैं, देन प्लस एच इफेक्ट देखते हैं आप, देन प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। तो इसको मैंने ऑर्डर को समझाने की कोशिश की आपको एनर्जी लेवल के थ्रू, राइट। तो जहाँ एनर्जी गैप कम होगा वो जल्दी स्टेबलाइज करेगा। तो हम जनरली ये पढ़ते हैं कि ये सीक्वेंस होती है, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है, फिर उससे कम प्रायोरिटी प्लस एच इफेक्ट की होती है, देन प्लस आई इफेक्ट। तो आप कहते हैं कि पहले प्लस आर इफेक्ट देखते हैं, फिर प्लस एच इफेक्ट देखते हैं, और सबसे बाद में आप प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं आप क्योंकि आपको पता है लोन पेयर लूजली बाइंड होता है, इसलिए एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, जल्दी इन्वॉल्व होगा इसके बीच में, इसे जल्दी स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होगा, स्लाइटली ज़्यादा होगा। और जबकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के केस में क्या है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है, यानी टाइटली बाइंड है, तो इसके केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा। तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे कम रहती है। तो प्लस आर इफेक्ट की प्रायोरिटी समझ में आ गई, प्रायोरिटी ऑर्डर यानी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्लस आर इफेक्ट की क्यों होती है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है, राइट। और लोन पेयर कैसा होता है, लूजली बाइंड होता है ना, लूजली बाइंड रहता है, इसलिए प्लस आर इफेक्ट क्या रहता है, डोमिनेट करता है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब कार्बोकेटाइन तो मालूम है ना आपको कि कार्बोकेटाइन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कार्बोकेटाइन बेटा कैसा है,
कार्बोकेटाइन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा, यानी कि जो प्लस आर इफेक्ट वाला जिसमें एनर्जी गैप कम होगा वो स्टेबलाइज करेगा, और जो स्टेबलाइज करेगा यानी कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट डी वाले केस में देखो प्लस आर इफेक्ट है, नो डाउट यहाँ माइनस आर इफेक्ट भी है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, यहाँ माइनस आर इफेक्ट भी है। लेकिन यहाँ इस वाले केस में क्या है, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई इफेक्ट, राइट। इस वाले केस में क्या है, क्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट भी है और माइनस आर इफेक्ट भी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बेटा किसके केस में रहने वाली है, जिसके केस में प्लस आर इफेक्ट है ना। तो इस वाले डी वाले केस में देखो डी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो डी वाला देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फर्स्ट और फोर्थ को आपने कट कर दिया, तो सेकंड और थर्ड में से आंसर होगा, है ना। तो प्लस आर के बाद प्लस एच इफेक्ट देखो, प्लस एच इफेक्ट बेटा किसमें, प्लस एच इफेक्ट देखो किसमें, तो प्लस एच इफेक्ट इस वाले केस में मिथाइल के केस में, राइट, डबल बॉन्ड के साथ में है ना। तो डी के बाद कौन सा होगा, सी, डी के बाद सी, एक आंसर मिल गया आपको तुरंत, डी के बाद सी, तो यानी कि आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा, राइट, यानी कि थर्ड आंसर होगा डी, सी देन बी देन ए। ओके, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने यूनिक तरीके से बताने की कोशिश की है आपको, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मेट लिया मैंने समझाने के लिए, तो आपको यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, राइट। आगे बढ़े बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस बोल सकते हो, राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके का रेस्पॉन्स करते हैं तो मेरी भी एनर्जी मेंटेन रहेगी और मुझे भी आपको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए मैं आपके साथ में बना रहूँगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरी भी एनर्जी आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में तो डेफिनेटली मैं पढ़ाने में भी इंटरेस्ट लूँगा, राइट, ठीक है ना। तो पेरेंट्स भी उस बच्चे में इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाने में या पढ़ने में जो बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाता है, ओके। तो आप अगर आप इंटरेस्ट या दिलचस्पी दिखाएंगे पढ़ाई में तो पेरेंट्स भी आपके साथ दिलचस्पी दिखाते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या कहीं दिक्कत आती है, कोई इशू आता है, बट आप डेडिकेटेड है पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत से ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो आपकी एज ए एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प हो। तो आपको नेगेटिविटी को नहीं देखना होता है, बस लाइफ में ये देखना है कि मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है, सीखना है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, ओके। आपको सोचना कम है कि ज़िंदगी में मैं क्या बनूंगा, राइट, बच्चे पैनिक हो जाते हैं। और मैंने देखो जैसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फॉर्मेट में लिखा हुआ भी है कि एज ए करियर काउंसलर, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई इशू है, आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आने वाली है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपका फ्यूचर जो है डॉक्टर इंजीनियर के अलावा ऐसा नहीं कि लाइफ यहीं ख़त्म हो जाती है ओनली डॉक्टर या इंजीनियर, राइट। हाँ, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपको लगता है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए ही बना हूँ या इंजीनियर ही बनना है, तो नो डाउट्स आप मेहनत कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए, बट एक लिमिटेड टाइम के अंदर, है ना। तो ज़्यादा टाइम आपको इन एग्ज़ाम्स पे खर्च नहीं करना है ना। तो कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आप इस सिलेक्शन को इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और आगे बढ़ें। और लाइफ में मैंने जैसे आपसे कहा था कि मौके हमेशा मिलते रहते हैं, है ना। बट अभी मौका अगर आपके पास नीट एग्ज़ाम देखिए आगे बढ़ने का है, सेलिब्रिटी बनने का है, तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़िए, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा देखो, मोटिवेट मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, और एनर्जी डाउन होगी ना मीन्स बैटरी कम होगी ना आपकी, तो अपने आप आपका जो है ना पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो आप अपनी एनर्जी बढ़ा के रखेंगे तो मैं भी अपनी एनर्जी बढ़ाऊंगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा लंबा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, आसानी से समझ में आ जाएगा ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम CCl बॉन्ड लेंथ, है ना। तो देखो CCl बॉन्ड लेंथ मिनिमम किस में होगी, इस वाली बात को देखते हैं। तो बेटा इसमें देखो CCl बॉन्ड लेंथ मिनिमम किस में होनी है। अगर मैं मालूम मैं ये कहूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड है देन Cl है। अब ये मालूम है मुझे कि इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, राइट। तो मुझे मालूम होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक है कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो आपको पता होता है कि मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होगी, राइट। और उससे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी, कार्बन डबल बॉन्ड की, और सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड की। डेटा बेस्ड बात करोगे तो आपको पता है ये डेटा बेस्ड बात होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम, इसकी बात करोगे तो ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, राइट। और ये होती है आपकी 1.21 एंगस्ट्रॉम, राइट, ओके। तो समझ में आ गया ना, ये बॉन्ड लेंथ की बात की ना मैंने, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ देखो बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ में ना
तो लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड के साथ में, तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस कब होता है बेटा, रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस तब होता है जब डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, है ना, तब रेजोनेंस होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ लोन पेयर हुई हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है तब भी रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है तब भी रेजोनेंस है। तो ये रेजोनेंस की कंडीशंस है, राइट। ऐसा नहीं ये सिर्फ 3 कंडीशन है, और भी सारी रहती हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल है तब भी रेजोनेंस है। तो इनका मतलब, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो रेजोनेंस है। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, बोलो। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब देख लो आप, तो फर्स्ट वाले केस में देखो CCl बॉन्ड है, यहाँ तो कोई रेजोनेंस वाली बात है नहीं, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl है, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड वाले केस में देखो फिनाइल रिंग है, फिनाइल वाली रिंग में देखो फिनाइल रिंग है CH2Cl, है ना। इसका जो लोन पेयर है बेटा, यहाँ इसका जो लोन पेयर है वो देखो, पहले क्या है, फिनाइल रिंग में डबल बॉन्ड है, राइट, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, देन लोन पेयर है। तो क्या ये रेजोनेंस कंडीशन है, नहीं है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर। अब थर्ड वाले केस में देखो बेटा, थर्ड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो थर्ड वाले केस में आपको पता चलेगा कि यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है ना, क्योंकि PHCl लिखा हुआ है ना। तो PHCl का मतलब है क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन है, ऐसे देख लो, क्लोरोबेंजीन है, राइट। ऐसे लिख देता हूँ ना मैं, प्यारा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, देखो Cl, है ना। तो ये मालूम है मुझे लोन पेयर है, राइट। अब मुझे मालूम है यहाँ पर मैंने कहा ना, जैसे यहाँ देखो ये कंडीशन लिखा था ना मैंने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर, राइट। अगर ऐसा कंडीशन हो तो आपने कहा कि रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यही तो बोला है आपने। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, अरे बेटा यहाँ देखो ना, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन लोन पेयर है, तो क्या होगा, तो बेटा क्या होना है, तो रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, CCl बॉन्ड, ऐसे देख लो ना, जो CCl बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये डबल बॉन्ड Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो। 3 लोन पेयर थे, 2 रह जाएंगे। तो देखो रेजोनेंस की वजह से क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, राइट। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ थर्ड की ही होगी, राइट। लेकिन ये जो लोन पेयर है बेटा, इसका जो लोन पेयर है Cl का, वो रेजोनेंस में नहीं है। देखो पहले क्या है, डबल बॉन्ड है, देन फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, देन लोन पेयर है, राइट। बेटा यहाँ पर बात ध्यान में ये रखना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होगा तभी रेजोनेंस होगा, राइट। और रेजोनेंस की वजह से आपने क्या बोला है, और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, राइट। आगे ना बात समझ में ये, तो बस आपको यही देखना था कहाँ रेजोनेंस है, जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा मीन्स बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलना है आपको एग्जाम में, और इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी पूछ सकता हूँ, है ना। तो दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता हूँ, लीस्ट रिएक्टिव कौन है ना, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव भी थर्ड है, राइट। अगर इस तरीके से पूछ रहा है इसमें, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इतनी बात समझ में आई, ओके। देखो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, होपफुली कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन, है ना। कार्बोनियम आइन कह लो या कार्बोकेटाइन भी कह सकते हो, यू कैन से कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, राइट, दैट इज कार्बोकेटाइन। अब देखो बेटा, इसमें कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। पहले तो सर आपने कहा था कि जिसमें रेजोनेंस होगा, है ना, फिर कहा था आपने जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिसमें प्लस R इफेक्ट होगा, प्लस H इफेक्ट होगा, प्लस I इफेक्ट होगा, उसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा देखेंगे एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है ना, अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो डेफिनेटली वो स्टेबल है ना। अगर एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और एंटी एरोमेटिक है तो दैट मीन्स लीस्ट स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, राइट, ये पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल, देन प्लस R इफेक्ट दिखते हैं, देन प्लस H, देन प्लस I, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक, ओके। अब बेटा देख लो, अब इसमें इन चारों कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो एरोमेटिक के अलावा ये भी देखना है ना, एरोमेटिक तो है, साथ में ये भी देखना है, ओ सॉरी देखो बेटा क्या देखना है, एरोमेटिक के अलावा ये देखना है, अगर मान लो ऐसे कोई 2 ऑप्शन आ जाएँ,
ए बी एरोमेटिक हो और बी भी एरोमेटिक हो, दोनों ही एरोमेटिक हो, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। अगर दोनों एरोमेटिक हैं तो फिर देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। या ये कह सकते हो या ये कह सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही कह सकते हो, ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो, ज़्यादा अच्छा है। तो बात समझ में आ गई। तो जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ओके। फर्स्ट वाले केस में देखो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है, मालूम है ना, सेकंड नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं होगा, ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना बेटा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये थर्ड वाला एरोमेटिक है, थर्ड भी एरोमेटिक है, फर्स्ट भी एरोमेटिक है, बट मोर कंजुगेशन किस वाले केस में है ना, तो मोर कंजुगेशन फर्स्ट वाले केस में है। आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, या कह सकते हो मोर कंजुगेशन। तो जिसमें मोर कंजुगेशन होगा एरोमेटिसिटी के अलावा, जिसमें मोर कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बेटा। तो यहाँ देखो ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, थर्ड के कंपेयर में। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन से स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा, ये होगा फर्स्ट वाला, ओके। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर इस रिंग को आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते जाएंगे ना, मूव करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये तब भी एरोमेटिक ही रहेगा, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो आप ये कह सकते हो इसमें रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फर्स्ट, ओके। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मोस्ट स्टेबल रेडिकल, है ना, मोस्ट स्टेबल रेडिकल पूछा है। रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल की बात कर रहा है, राइट। तो जो कार्बोकेटाइन की बेटा स्टेबिलिटी का पैटर्न रहता है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो पैटर्न रहता है वही पैटर्न रहता है किसका, फ्री रेडिकल का, है ना। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल का पैटर्न कैसा रहता है बेटा, सेम, ओके, सेम रहता है। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन के केस में रहेगा वही फ्री रेडिकल के केस में। अब यहाँ देख लो आप कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल बोला है ना, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, ओके, टर्शरी फ्री रेडिकल भी कह सकते हो। और इसके साथ में देखो टर्शरी से ज़्यादा बेटर बात ये है ना, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है ना, इस साइड से देखेंगे तो एलाइलिक फ्री रेडिकल है, राइट। और ये भी देखो बेटा ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है। अरे एलाइलिक कंडीशन ये होती है ना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो पोर्शन है ना एलाइलिक कहलाता है, ओके। और अगर इस तरीके से हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये विनाइलिक कहलाता है, राइट। इस वाले पोजीशन को बोलते हैं आप विनाइलिक, राइट। इसे एलाइलिक कहते हैं और इसे विनाइलिक। इसमें देखो बेटा ये इतना पार्ट एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक भी है, वेरी गुड, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई, एरोमेटिक भी है। ये आपका जो है कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, तो ये तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। कैसा है बेटा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ओके। अब इसमें देखो एरोमेटिक भी है ये वाला पार्ट, ये रिंग एरोमेटिक भी है, और ये जो है इसके साथ में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड एरोमेटिक, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसके साथ में ये एरोमेटिक भी है और ये कॉन्जुगेशन में भी है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, है ना, ये भी कह सकते हो। तो जहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बेटा किसकी होगी, अरे भाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं। अगर चारों में कॉन्जुगेशन देख रहे हैं बेटा तो क्या देखेंगे आप, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, है ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब है जिसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, राइट, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ज़्यादा है। तो जहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ये बात आ गई ना आपको समझ में, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा सवाल है ये मुझे लगता है। अब देखो इसमें बेटा ये उसने पूछा है, ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट, ऐसे देख लो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर ये लिया हुआ है, अब मुझे इसमें देखना है। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे देखो बेटा, इंटरेस्टिंग बात देखो, इंटरेस्टिंग बात क्या है। तो मैंने आपसे क्या, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर निकालना है ना आपको, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है, तो वो ये कह रहा है कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे 2n से, है ना। और सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे 2n-1 + 2n-1, एक तो फार्मूला ये।
और यहाँ बेटा देखो m लिखा है, और m का मतलब यहाँ पर है n/2, और n का मतलब क्या बेटा, इफ़ n इज़ इवन ना, n से मतलब है बेटा नंबर ऑफ साइड्स वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज़ पॉसिबल, है ना। अगर n इवन नंबर में है तो फार्मूला यूज़ करेंगे n/2, और n अगर ऑड नंबर में है तो यूज़ करेंगे फार्मूला n+1/2। तो इसे आप ये कह लो बेटा, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ मुझे समझ लो, है ना, क्या समझ लें, और क्लैरिटी के साथ में इसे केस 1 बोल दो इस वाली कंडीशन को, और अगर ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन अगर यूज़ होती है तो उसे केस 2 बोल दो, राइट। और अगर ये वाली कंडीशन यूज़ होती है तो उसे केस 3 बोल दो, राइट। अब मुझे ये बताओ, आप जो सवाल लिया हुआ है मैंने ना, इसमें कौन सा केस यूज़ होगा। केस 1 यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए, या केस 2 या केस 3। तो मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से मतलब है ना, आप मीनिंग मालूम है ना आपको। अरे भाई, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का तो मीनिंग मालूम है ना। अगर ये ए लेटर है और इसे मैं बाइसेक्ट कर दूँ, यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो ये इसका मतलब सिमेट्री होगी ना, तो ये सिमेट्रिकल हो गया ना भाई। इसे क्या बोलूँगा, सिमेट्रिकल बोलूँगा ना मैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कह दो, है ना। यहाँ से कट कर दिया ना आपने इसे। अब इस वाले केस में देखो, तो सिमेट्रिकल तो ये भी हुआ ना, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट किया तो लेफ्ट पार्ट यहाँ देखो और राइट पार्ट देखो सेम है ना, मिरर इमेज है, तो इसे मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल। ओके, तो इसका मतलब केस नंबर कौन सा यूज़ होगा, केस 1 तो यूज़ होगा नहीं इसी को सॉल्व करने में, क्योंकि अनसिमेट्रिकल के लिए यूज़ करते हैं, और क्योंकि आपने कहा सिमेट्रिकल के लिए यूज़ करना है, तो या तो केस नंबर 2 होगा बेटा, या केस नंबर 3 यूज़ करेंगे। अब मुझे ये देखना है ना यहाँ पर कि केस नंबर 2 यूज़ करूँगा मैं या केस नंबर 3। तो मैंने ये कहा ना, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। तो बेटा यहाँ देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी आप सिस ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं। ओके भाई, टर्मिनल एंड्स अगर डिफरेंट होते ना, तो अगर टर्मिनल एंड्स आप ये कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए बेटा क्या कहते हो आप, बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आप क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आप बेटा क्या कहते हैं, आप कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और कहते हैं इसके अलावा डिफरेंट साइड्स, है ना, ऐसे कह लो, और टर्मिनल एंड्स मस्ट बी डिफरेंट, है ना। आप ये कहते हैं देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड टर्मिनल एंड शुड बी डिफरेंट। ओके, ये आप कहते हो, राइट, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी ना। तो इस वाले डबल बॉन्ड केस में देखो, टर्मिनल एंड्स डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, यहाँ पर भी देखो टर्मिनल एंड्स डिफरेंट है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है। ओके, तो 2 साइड्स अवेलेबल हैं, है ना। कितनी साइड्स अवेलेबल हैं, 2, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, एन की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई। अगर आपको ये पता चल गया एन की वैल्यू 2 है, और 2 नंबर कैसा है बेटा, 2 कैसा है, इवन नंबर है ना, और एन 2 इवन नंबर है, तो केस कौन सा यूज़ होगा, बोलो मुझे, केस नंबर 2 यूज़ करूँगा मैं या केस नंबर 3, बोलो बेटा, केस नंबर 2 यूज़ करूँ या केस नंबर 3, डेफिनेटली, क्योंकि आपने कहा एन अगर इवन है तो केस नंबर 2 यूज़ करूँगा मैं, यानी कि ये फार्मूला यूज़ करूँगा मैं, राइट। तो देख लो, इसी फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं हम। देखो बेटा जी, ऐसे देखो, इसे कैसे सॉल्व करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मुझे ये पता हो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है वो या सिमेट्रिकल अल्कीन है, पहले आइडेंटिफाई कर लो अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो सीधे फार्मूला पुट कर दो 2 की पावर n। सिमेट्रिकल अल्कीन है तो उसमें 2 केस हो सकते हैं, केस 2 एंड केस 3, राइट। आपने कहा कि n की वैल्यू अगर इवन होगी तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप, और अगर n ऑड होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप। और n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को फोकस करना है। स्टार बना दिया ना मैंने, नंबर ऑफ साइड्स वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। ओके, उस साइड्स को ही कंसिडर करेंगे जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो, मीन्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और टर्मिनल एंड शुड बी डिफरेंट। आप ये कह रहे हैं देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एज वेल एज टर्मिनल एंड्स शुड बी डिफरेंट। ओके, देखो n इवन है तो फार्मूला मैं कौन सा यूज़ कर लूँगा बेटा, इवन के लिए फार्मूला ये यूज़ करूँगा, ये है ना मेरे पास फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करूँगा। देखो किस तरीके से यूज़ करना है मुझे, फार्मूला बेटा ये ऐसे यूज़ करूँगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालना है ना मुझे, तो मेरे पास फार्मूला है 2 की पावर n-1, ऐसे लिख लो ना बेटा। यहाँ यूज़ कर लूँ मैं, यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा यहाँ यूज़ करता हूँ मैं, तो फार्मूला क्या है मेरे पास 2 की पावर n-1 प्लस फार्मूला है मेरे पास 2 की पावर m-1, और n बेटा कैसा है, n इवन है,
है ना। तो यह एन इवन है, इसका मतलब एम क्या लिखूंगा मैं, एम एम ये लिखूंगा ना मैं, है ना। अगर इवन होता है बेटा तो क्या लिखता हूँ मैं, n/2। तो क्या लिखूंगा मैं, n/2। और n की वैल्यू कितना है बेटा, n तो 2 है, तो 2/2 यानी m कितना मिल गया मुझे, 1। राइट, m कितना आ गया, 1। अब n की वैल्यू बेटा इस फार्मूले में रखना है मुझे। n मुझे मालूम है, मुझे n मालूम है, n कितना है बेटा 2 है, m मालूम है कितना है 1। अगर n 2 है m 1 है तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना आप। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आंसर दे सकते हो। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मुझे, मैं दे रहा हूँ आपको, ट्राई करके देखो थोड़ा, है ना। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखो। अच्छा चलो मैं रख देता हूँ वैल्यू। 2 की पावर कितना लिखूँ मैं, n कितना है 2 - 1 प्लस 2 की पावर m कितना लिखना है 1 - 1। तो ये लिखूँगा मैं 2 की पावर 2 - 1 तो बेटा कितना है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर कितना हो गया 0। और ये मालूम होता है आपको, मैथमेटिकली मालूम होता है बेटा, क्या मालूम होता है, x की पावर अगर 0 है, किसी भी डिजिट की वैल्यू अगर पावर 0 है तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। राइट, ये मालूम है ना आपको। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 कितना हो गया बेटा, बोलो कितना हो गया, ये 2 + 1 यानी कि कितना 3। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए बेटा, 3। ओके, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 3। तो होपफुली कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राइट, तो ऐसा नहीं है कि केस नंबर 2 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो केस नंबर 1 से भी लिया जा सकता था सवाल, और केस नंबर 3 से। और अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अब बेटा देख लो इसमें, अगर आप सवाल भूल जाते हैं ना, फार्मूला अगर भूल गए सपोज, तो इसे मैं कैसे निकालूंगा, वो भी तरीका बता देता हूँ मैं, देखो, है ना। अब ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप फार्मूले से याद रखो, तो कभी कभार बेटा फार्मूला याद नहीं रहता, तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको तो कंसेप्ट ही पे जाना है ना। बट आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है, तब तो आपको फार्मूला याद रहता ही है। देखो बेटा ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। अब मैं विदाउट फार्मूले इसे बेटा विदाउट फार्मूला इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा कितने बनना है, इसमें 3 बनना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें 3 आइसोमर कैसे बनेंगे, है ना। तो 3 देखो बेटा कैसे, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन देखो बेटा, मैं ड्रॉ करके देखता हूँ इसे, 1 1 2 2 3 4 5 देन 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ओके, एक कार्बन ज़्यादा हो गया ना, उसे कम कर लेते हैं, एक कार्बन ज़्यादा हो गया बेटा। वो 3 आइसोमर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सिस ट्रांस कहाँ बन रहा है। राइट, देखो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में बेटा एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ ले लिया, राइट, और एक डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया। तो इस वाले पर अगर आप देखोगे यहाँ पर बेटा, इस डबल बॉन्ड पे देखोगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। राइट, तो ये वाला जो आइसोमर है ना, यहाँ एच है, यहाँ पर भी एच है, तो इसका मतलब ये तो सिस हो गया ना, ये सिस है। और ये देखोगे क्योंकि एच यहाँ पर भी है और एच इस साइड में भी है, ये भी सिस है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बनेगा जिसमें कि दोनों दोनों फॉर्म कैसी बेटा, सिस है। राइट, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। दूसरा क्या बना सकता हूँ, ऐसे देख लो, दूसरा देखो 1 2 3 4 5 9 6, है ना। ऐसे ले सकते हैं आप। दूसरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रॉ करके ये दिखा देता हूँ। राइट, तो एक बेटा ट्रांस ले लिया मैंने यहाँ, और एक सिस ले लिया। बेटा यहाँ देखो, यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो ये कैसा है, सिस है। और यहाँ पर एक एच है इस वाली साइड में, और ये एच है, तो ये कैसा है, ट्रांस है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि ये सिस है और ये ट्रांस है। तो पहले कॉम्बिनेशन में क्या मिला, सिस सिस, दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या मिला, सिस और ट्रांस, है ना। और तीसरे कॉम्बिनेशन में बेटा क्या मिलेगा, देखो 3 पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, या तो दोनों स्ट्रक्चर सिस हो, या एक सिस ट्रांस हो, या फिर बेटा दोनों कैसे हो सकते हैं, या दोनों फिर ट्रांस हो सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं ट्रांस वाली प्रोबेबिलिटी कब बनेगी। तो ट्रांस वाली देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6, एक ट्रांस बेटा ये हो सकता है ना, और एक ट्रांस ये हो सकता है। ओके,
तो ये एच यहाँ पर ट्रांस है, ये एच यहाँ ट्रांस है, और बेटा यहाँ ये एच है वो ट्रांस है ना। तो इसका मतलब ट्रांस ट्रांस ये हो सकता है। तो 3 स्ट्रक्चर ही बनेंगे यहाँ पर, लेकिन इस तरीके से आप बना के देखोगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और मैंने ऐसा तब बताया ना जब आप अगर फार्मूला भूल गए तब आप इसे स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से, तो ज़रूरी नहीं कि फार्मूला भूल गए आप तो पैनिक होने की ज़रूरत है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और टर्मिनल एंड्स डिफरेंट है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखने से तो लगता है कि 4 बनना चाहिए ना, बट एक्चुअल में कितने बन के आते हैं? 3। एक ये बनता है, यानी कि एक सिस सिस कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और एक कॉम्बिनेशन जो है सिस ट्रांस पॉसिबल है, और दूसरा कॉम्बिनेशन बेटा तीसरा कॉम्बिनेशन ट्रांस ट्रांस पॉसिबल है ना। ये 3 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, राइट। आगे बढ़े, देखो अब मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन की बात की। मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन तो डेफिनेटली कार्बेनाइन है बेटा, कार्बेनाइन है। और कोई कार्बेनाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा ना तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज करता होगा, क्योंकि ये कैसा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ना भाई। इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर आप इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ना, इस पर और वजन बढ़ा देंगे आप भाई, ऑलरेडी उसके ऊपर वजन इतना रखा हुआ है, आप उस पर और चार्ज बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा? डिस्टेबलाइज होगा। ओके, तो स्टेबलाइज कब होना है? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है ना तो स्टेबलाइज तब होगा ना जब वो उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। ओके, तो फोकस इस बात पे करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो देख लो इसमें कौन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो स्टेबलाइज ज़्यादा कौन करेगा? जिसमें -R और -I इफेक्ट दोनों होंगे, वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो बेटा यहाँ देखो, और इस वाले केस में तो बेंजाइल है, ये सिंपल बेंजाइल है, ये नेगेटिव स्टेबलाइज कर रहा है इसे रेजोनेंस में। ओके, और यहाँ देखो ये +R इफेक्ट है, ये तो डेंसिटी बढ़ा रहा है ना बेटा, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये तो स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, चलो स्टेबलाइज कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ देखो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? -R इफेक्ट भी दिखाता है, -I इफेक्ट। तो ये डिस्टेबलाइज ये जो है आपका चार्ज विड्रॉ करेगा ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है। और ये जो ग्रुप है बेटा डायरेक्टली रिंग के साथ लोन पे लगा हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहा है ना। और ये फिनाइल रिंग भी किसका काम कर रही है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, है ना। और ये जो बेंजाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, तब देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना, स्लाइटली ज़्यादा होगा। बट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कहाँ दिखाई दे रही है? 4th वाले केस में दिखाई दे रही है ना। -R इफेक्ट भी है और यहाँ पर -I इफेक्ट भी है। तो जहाँ -R और -I इफेक्ट दोनों होंगे बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किसके केस में? कार्बेनाइन के केस में। अदरवाइज कार्बोकेटाइन के केस में क्या होगा? वो डिस्टेबलाइज होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। तो होपफुली कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इसके चांस ज़्यादा है पूछने के एग्ज़ाम में, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगना चाहिए ये सवाल। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो कार्बोकेटाइन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, एग्जामिनर का इंटरेस्ट कार्बोकेटाइन में ज़्यादा रहता है ना। ओके, तो कार्बोकेटाइन का बेटा इंटरेस्ट किस में, एग्जामिनर का इंटरेस्ट किस में रहता है? कार्बोकेटाइन में रहता है। और यश चोपड़ा का बेटा किस में इंटरेस्ट रहता था, किस एक्टर में? यश चोपड़ा का बोलो किस में, किस एक्टर में इंटरेस्ट रहता था? तो मालूम है कि यश चोपड़ा का जो इंटरेस्ट बेटा रहता था वो किस में रहता था? शाहरुख खान में रहता था, है ना। यश चोपड़ा की मूवीज़ जनरली देखो तो उसमें शाहरुख खान जरूर होगा। ओके, तो ऐसे ही एग्जामिनर देखेगा ना, एग्जामिनर का भी इंटरेस्ट रहता है, एग्जामिनर जस्ट लाइक यश चोपड़ा, और शाहरुख खान जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। तो शाहरुख खान मतलब कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन भाई है तो इसका मतलब चांस है एग्ज़ाम में पूछने का। और यश चोपड़ा आपका एग्जामिनर हो गया, तो मुझे लगता है यहाँ पर देखो, यहाँ देखो बेटा लोन पेयर है ना, कार्बोकेटाइन के साथ में लोन पेयर है, ये स्टेबलाइज कर रहा है +R इफेक्ट के थ्रू, या बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। +R इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबलाइज कर रहा है इसे। यहाँ देखो लोन पेयर है, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो जिसमें +R इफेक्ट है ना बेटा वो तो ज़्यादा स्टेबल है ना। ये -I इफेक्ट नहीं देख लेना इसमें, सर के कार्बोकेटाइन के साथ में ऑक्सीजन तो -I इफेक्ट है, ठीक है ना। बट +R डोमिनेट कर रहा है तो +R इफेक्ट है। ओके, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट एंड थर्ड मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड फोर्थ, है ना। और उसका रीज़न क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मालूम है फर्स्ट और थर्ड में +R इफेक्ट है, बैक बॉन्डिंग है, जबकि सेकेंड एंड फोर्थ में अगर आप देखेंगे वहाँ +R इफेक्ट नहीं है, बल्कि बेटा क्या देखेंगे वहाँ +H इफेक्ट देखेंगे। +H इफेक्ट है और +I इफेक्ट है, बट डोमिनेट कौन सा देखेंगे आप? +H, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे +H।
प्लस आई इफेक्ट तब देखते हैं बेटा जब प्लस एच इफेक्ट से चीज़ें ना दिखती हों, राइट। तो आप देख लो, चलो मेरा इंटरेस्ट किस में रहेगा, प्लस एच इफेक्ट में देख लेता हूँ मैं, है ना। प्लस आई हटा दो, प्लस एच आना चाहिए। जब भी आप सीक्वेंस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखेंगे ना बेटा, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, मुझे पहले प्लस आर इफेक्ट देखना है, प्लस एच इफेक्ट देखना है, देन प्लस आई इफेक्ट देखना है। ये ऑर्डर आना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे ये तरीका देखना है। तो प्लस आर इफेक्ट वाला तो बेटा कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा स्टेबल है और सेकेंड फोर्थ कम स्टेबल है। अब फर्स्ट और थर्ड में मुझे देखना है कि प्लस आर के अलावा प्लस एच इफेक्ट भी है यहाँ पर। सेकेंड एंड फोर्थ में प्लस एच इफेक्ट है, तो जिसमें प्लस आर और प्लस एच इफेक्ट बेटा दोनों है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बट फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में देखो, यानी कि जिसमें प्लस एच इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी प्लस आर के अलावा, है ना बेटा। इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा। इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये ऑक्सीजन है, वो तो लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना है, तो फर्स्ट वाले में बेटा देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 ही है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, राइट। यहाँ फर्स्ट वाले केस में, थर्ड वाले केस में देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है, इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है ना। तो यानी कि बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वो कौन सा कंसेप्ट आपको बताता है, हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो आपको हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पता चल गया कि फर्स्ट वाले केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जबकि थर्ड वाले केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो फर्स्ट और थर्ड में अब जब आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, किससे, थर्ड से। अब रह जाता है हमारा सवाल सेकेंड और फोर्थ में चेक करना कि सेकेंड और फोर्थ में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो सेकेंड और फोर्थ में भी आप हाइपर कंजुगेशन देख लो, ओके। देखो अरे भाई सेकेंड और फोर्थ के केस में भी क्या देख सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना है, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना है, बल्कि किससे देखना है, हाइपर कंजुगेशन से देखना है। तो सेकंड और फोर्थ में तो इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में बेटा देखो ये अल्फा साइड है, ये अल्फा साइड है, इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा साइड है। तो देखो किस में अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, सेकंड वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है और 2 यहाँ है। तो सेकंड वाले केस में 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो एडजेसेंट साइड है कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में वो अल्फा साइड है। और जबकि इस फोर्थ वाले केस में बेटा देखो ये वाली जो साइड है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी 5 इसमें सेकंड वाले केस में और 2 जो है फोर्थ वाले केस में। तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन थर्ड, फिर आपने कहा सेकंड वाले में ज़्यादा है, देन सेकंड, देन फोर्थ। देख लो, चेक कर लो आंसर कौन सा, ऐसा सीक्वेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, आंसर फोर्थ, फिर ये आंसर मिल जाएगा आपको। तो होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा ये देखो, जो कार्बोकेटाइन की मैंने स्टेबिलिटी बताई, फिर से देख लो मैंने किस तरीके से बताई है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मैंने जो बेटा बताया है वो इस तरीके से बताया है, ऐसे समझो ना। मैंने कहा यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, एनर्जी ऑर्डर समझ लो, कार्बोकेटाइन है ना, और ये एनर्जी ऑर्डर ले लो, राइट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ प्लस एच इफेक्ट है और यहाँ प्लस आई इफेक्ट है ना। तो इस कार्बो जो एनर्जी गैप जहाँ बेटा कम होगा वो पहले स्टेबलाइज होगा ना। देखो यहाँ एनर्जी गैप कितना है, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है ना, यहाँ एनर्जी गैप कम है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए पहले कौन आएगा, प्लस आर इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप कम है, राइट। और कार्बोकेटाइन को फिर स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा, प्लस एच, और सबसे बाद में कौन आएगा, प्लस आई। इसलिए आप क्या करते हैं, पहले प्लस आर इफेक्ट देखते हैं, फिर प्लस एच इफेक्ट देखते हैं, पहले प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। तो बेटा कोई ऐसे मान लो, कोई अगर पानी में डूब रहा है इंसान या कोई परेशानी में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले उसके काम में कौन आएगा, है ना। 3 ऑप्शन दे देता हूँ ना, पहले सबसे काम में कौन आएगा। अगर कोई परेशानी में, मान लो घर में कोई बीमार हो गया, अचानक सडनली बीमार हो गया, तो पहले बेटा कौन काम में आएगा, मुझे 3 ऑप्शन में बताओ। अगर अचानक या सडनली कोई घर में बीमार हो जाता है तो पहले काम में कौन आएगा, पहले आपका नेबर्स काम में आएगा, नेबर काम में आएगा, या आपका कोई जो है फेसबुक फ्रेंड है ना, सोशल मीडिया फ्रेंड है, दूर कहीं है, कहीं बहुत डिस्टेंस पर है ना, आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट है, डिस्टेंस पर है, मान लो दूसरी कंट्री में है, कहीं अदर कंट्री में, या इंडिया में ही मान लो, इंडिया में कहीं दूर है ना। और थर्ड कोई मान लो आपसे अच्छी खासी दूरी पर है ना, सपोज़ मान लो आपसे वो दूसरे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है ना, अदर डिस्ट्रिक्ट में मान लो। तो बेटा बोलो आपकी हेल्प करने के लिए पहले कौन आएगा, है ना। तो आपकी पहले जो हेल्प करने के लिए आएगा ना, आपका नेबर्स ही आएगा। तो सबसे पहले आपकी हेल्प कौन करेगा, नेबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इसका एनर्जी गैप जो है ना, आपके और आपके नेबर्स के बीच में एनर्जी गैप कम है,
तो जब एनर्जी गैप कम होगा ना तो सबसे पहले वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप कार्बोकैटायन के बीच में देखेंगे और प्लस आर के बीच में देखेंगे तो इनके बीच में एनर्जी गैप कम है। तो इसका मतलब कार्बोकैटायन को सबसे पहले हेल्प कौन करेगा? प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि यहाँ लोन पेयर रहता है ना, तो लोन पेयर पहले स्टेबलाइज करेगा। लोन पेयर फ्री है तो जल्दी से जाएगा वो उसे स्टेबलाइज करने के लिए। जबकि प्लस एच इफेक्ट में मालूम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, प्लस आई में भी मालूम है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा वाले में केस में मालूम है यहाँ वाले में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में कि बेटा कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है? पार्शियल। तो एक ये तो थोड़ा सा मूव करता है और ये ज़्यादा मूव करता है, तो पहले जो ज़्यादा मूव करने की जिसकी टेंडेंसी पहले वो इन्वॉल्व होगा। ओके, तो इसका मतलब इसका एनर्जी गैप कम है, तो बाद में ये। तो ऑर्डर समझ में आ रहा है ना? मैं एनर्जी के तौर पे मैंने कैसे बताने की कोशिश की है ना। जनरली लोग ऐसे बताते नहीं हैं, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की एनर्जी लेवल के थ्रू, राइट। होपली कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी यूनिक ज़रूर थी बट मुझे लगता है इंटरेस्टिंग थी, है ना। तो इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, ये पिक्चर क्वालिटी, ये जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपके माइंड में ये मैप आएगा। और जब ये मैप आपके माइंड में आएगा ना तो ऑर्डर ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो तरीका बेटा डायरेक्टली फार्मूला याद रखने से आपको कंसेप्ट याद नहीं रहता है, साथ में उसकी एक इमेज, एक जो है नज़र में एक इमेज रहनी चाहिए कि वो कैसा सर ने बताया था ना। तो ऐसी एक इमेज आपकी नज़र में आएगी। अच्छा, सर ने एनर्जी ऑर्डर की बात की थी, कार्बो रेजोनेंस था, फिर देन हाइपर कन्वर्जेशन था, देन इंडक्टिव इफेक्ट था। और सबसे कम एनर्जी गैप किसके बीच में था बेटा? और रेजोनेंस के बीच में था, रेजोनेंस और कार्बोकैटायन के बीच में, है ना। आगे बढ़े तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और डेफिनेटली एग्जाम में कार्बोकैटायन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। जैसे यश चोपड़ा की मूवी में शाहरुख खान जरूर मिलता है ना, तो ऐसे ही नीट के एग्ज़ाम में कार्बोकैटायन में भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना। तो कार्बोकैटायन बेटा शाहरुख खान से कम नहीं है ना। ऐसे देख लो, वो भी आपको मुस्कुराता हुआ, बाहें फैलाए हुआ दिखाई देगा कार्बोकैटायन, है ना। या तो हो सकता है रिएक्शन मैकेनिज्म में मिल जाए, या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछ ले वो, तो डेफिनेटली वो आपसे कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बहुत इंटरेस्ट रहता है एग्जामिनर का कार्बोकैटायन में, मेरा भी रहता है, सबका रहता है। हर इंसान का किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट रहता ही है। आपका भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, मेरा भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और एग्जामिनर का भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना। तो वही है कि कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन पे उसका एग्जामिनर का जनरली इंटेंशन रहता है। ओके, तो ध्यान देंगे, कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप तुरंत उसे सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल क्या बेटा, सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हुए मैंने, आप भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हो और सवाल भी इंटरेस्टिंग है ना। जब दो लोग इंटरेस्टिंग बैठ जाएं, ए और बी, ए पर्सन जो है बी की बातों को समझे और बी ए की बातों को समझे, तो फिर पता नहीं चलता है कि रात कब बीत गई, राइट, है ना। तो रात जो है बड़ी आसानी से बीत जाती है ना। रात दिन आसानी से बीत जाते हैं, यानी कि जो टाइम है, अगर ए और बी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना तो आपका टाइम बड़ा अच्छे से बीतता है। तो इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ मैच करती है ना तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहोगे, मैच नहीं करती तो डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आना है, बट स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है। ओके, तो धीरे धीरे आप एज यूजुअल हो ही जाएंगे, है ना, हैबिचुअल कह सकते हैं, हो जाएंगे आप, राइट। देखो मुझे तो अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, बट आपको कितना अच्छा लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है ये, क्या है, देखो, इन द एबव कंपाउंड अरेंज द नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। फिर वो बेटा वही सवाल आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। इसका भी बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ में। बेसिक स्ट्रेंथ बेटा किसकी ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा? तो आपने कहा जहाँ लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो आपने कहा है कि लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी ना उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। ओके, जहाँ लोन पेयर ज़्यादा फ्री होगा, किसकी भागने के ज़्यादा चांस होंगे? जो ज़्यादा फ्री है उसके भागने के चांस ज़्यादा है ना, डोनेट होने के चांस ज़्यादा है। तो देखो बेटा, तो मेरा इंटरेस्ट ऑक्सीजन में रहेगा या नाइट्रोजन में? अगर मान लो किसी एलिमेंट में नो डाउट्स उसने तो मेंशन किया हुआ है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो नाइट्रोजन में है ना। वैसे भी मुझे मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। ओके, देखो मेरा इंटरेस्ट रहने वाला है फर्स्ट नाइट्रोजन में, सेकेंड नाइट्रोजन में, थर्ड नाइट्रोजन में और फोर्थ नाइट्रोजन में। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ इसका जो नाइट्रोजन है ना वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है ना।
ये लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये कमिटमेंट किया हुआ है इसके साथ में, है ना, कमिटेड है इसके साथ में। अरे भाई मैं तो एरोमेटिक हो गया ना, अब मैं हाईली स्टेबल हो गया मैं, और जब हाईली स्टेबल हो गया हूँ ना मैं, तो मुझे जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये लोन पेयर कहीं भी जाना नहीं चाहेगा। इसका मतलब इसको बाहर निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, है ना। एक तरीके से मान लो इसने क्या कर लिया, शादी कर ली। अब जब आप इस लोन पेयर ने शादी कर ली, या इस लोन पेयर को किसी कोई इंसान ही मान लो, इसने शादी कर ली, अब आप उसको अपने साथ एंगेज नहीं कर सकते, है ना। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं शादी कर लूँ इससे, ओके, ऐसे मान लो आप फॉर एग्जांपल, ओके। अब देखो ये तो भाई एरोमेटिक हो गया, है ना, कमिटेड हो गया ये। अब प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट वाले केस में, देखो तो फर्स्ट के पास में भी लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर देखो ये आपके साथ जाने के लिए तैयार है क्या, ओके। ये तो रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना। इसकी बात चल रही कहीं पर, है ना, इसकी बात चल रही, मान लो रिश्ते की बात चल रही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है। तो अगर रेजोनेंस में ना, तब भी ये जाना नहीं चाहेगा। ये इसके साथ में फ्रेंडशिप में है, फ्रेंडशिप मतलब रेजोनेंस, ऐसे मान लो ना, रेजोनेंस में, ठीक है। एरोमेटिसिटी की कंपेयर में यहाँ पर क्या, यहाँ तो ऑलरेडी शादी हो गई, ये मान लो एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक होने का मतलब शादी हो गई। लोन पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का मतलब बेटा ये एंगेजमेंट हो गई इसकी, है ना, क्या हो गई, एंगेजमेंट हो गई, ये मान लो, ओके। अब यहाँ देखो ये इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो भी इसके साथ में रेजोनेंस में, ओके, यहाँ पर भी एंगेजमेंट है। और यहाँ इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये फ्री है, थर्ड वाला ज़्यादा फ्री है, ये फ्री है बिल्कुल, है ना, रेजोनेंस में नहीं है। अरे भाई रेजोनेंस में ना होने का मतलब ये मान लो, ना तो वो कमिटेड है और ना ही जो है उसका एंगेजमेंट हुआ है, ऐसे मान लो ना आप, ठीक है। तो इसका मतलब लोन पेयर फ्री है, और जहाँ लोन पेयर फ्री है डोनेशन एबिलिटी मीन्स ज़्यादा है। यानी थर्ड वाला जो है कंपाउंड, थर्ड वाला जो नाइट्रोजन है ना, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो थर्ड वाला देख लो कौन सा है, थर्ड तो यही आ गया। ऑप्शन ऐसे देखोगे ना तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, तो आंसर तो सीधे आ गया ये। अब चेक कर लो इसमें थर्ड के सबसे लीस्ट में कौन सा जाएगा भाई, जो तो ऑलरेडी मैरिड है, ये वाला तो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि सेकंड तो लास्ट में आ गया, देखो ये। अब फोर्थ और वन में देख लो, फोर्थ और वन, तो फोर्थ और वन में देखोगे बेटा, तो ये तो आपका जो है प्राइमरी है, और ये टर्शरी है नाइट्रोजन, है ना। 3 डिग्री नाइट्रोजन है ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा बेसिक है, ठीक है ना। तो क्या कौन सा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 4 देन 1, फिर ऑर्डर। ये बात कुछ समझ में आई आपको बेटा। आपको मुझे शादी मैरिज एंगेजमेंट से रिलेटेड करके इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। यानी कि लोन पेयर जो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गया, मान लो उसकी शादी हो गई, है ना, अब आप उसके बारे में नहीं सोच सकते ज़्यादा, अब वो डोनेट नहीं होगा, वो जाएगा नहीं कहीं, ओके। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का मतलब ये हो गया बेटा कि वो एंगेजमेंट हो गई उसकी, ओके। और जिसका ना तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो फ्री है, वो जाने के लिए आपके साथ में तैयार है, ओके। बट आपको मेहनत करना है, वो मेहनत क्या करना है, इसका मतलब उसका डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा है ना। अब उसको अप्रोच कर सकते हो, पहले बेटा सिलेक्शन तो ले लो, अप्रोच तो बाद में करना, ओके। और जब आप सिलेक्शन ले लेंगे ना तो लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे, इतनी बात मेरी ध्यान में रखना। तो आपका सिलेक्शन लेना ही आपका अपना सक्सेस है ना। और जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना तो एक स्टेप के साथ में एक कहते हैं ना, जब आप एक गेट सक्सेस करते हैं ना तो कई सारे गेट आपके लिए ओपन हो जाते हैं, ये बात मेरी ध्यान में रखना, ओके। देखो आंसर आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर आप मेरी बातें सुनोगे ना साथ में, केमिस्ट्री के साथ में, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगना है, अच्छा ये लगना है कि सब्जेक्ट भी सीखते जाना है और डेली लाइफ से रिलेटेड बातें भी आपको मिलती रहेंगी, जो आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएंगी, है ना। और देखो जो इंसान बातों को अपने लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो ना हो, लेकिन दूसरे के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है वो, है ना। डॉक्टर देखो, डॉक्टर्स की अगर बात करोगे ना तो दूसरे से ट्रीटमेंट लेना वो तो अच्छा लगेगा उसे कि दूसरा मुझे ठीक कर सकता है, बट खुद वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ओके, बट मुझे खुद गाइड होने के लिए दूसरे से सजेशन लेना पड़ता है, और उसमें लेने में भी कोई बुराई नहीं है। देखो मोस्ट रिएक्टिव, अरे बेटा नेक्स्ट सवाल देखो, मोस्ट रिएक्टिव ऑफ दिस कंपाउंड टूवर्ड्स सल्फोनेशन। भाई अब एक टॉलुइन कंपाउंड लिया हुआ है, एक नाइट्रोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन है, मेटाजाइलिन है। मेटाजाइलिन देख कर डर तो नहीं गए, मेटाजाइलिन समझ के बेटा ये तो नहीं समझे आप, पुष्पा तो नहीं समझे मेटाजाइलिन को देख कर। पुष्पा मतलब कहीं आप समझे कि पुष्पा मीन्स फ्लावर, है ना। तो फ्लावर नहीं, वो क्या है, फायर है। और फायर मतलब क्या है, ओके, अब डायलॉगबाजी में नहीं जाना है। मेटाजाइलिन मतलब
बेटा ये स्ट्रक्चर होता है मेटाजाइलिन, है ना। टॉलिन में CH3 लगा हुआ है ये पहले से, और इसकी एडजेसेंट साइड पर अगर CH3 लगाएंगे तो ऑर्थोजाइलिन कहलाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर मेटाजाइलिन कहलाता है, राइट। ठीक है, इसे आप बोलेंगे मेटाजाइलिन। ओके, अब समझ में आ गई ना बात। तो बेटा अब समझ में अब लगा होगा ये फायर नहीं है बल्कि फ्लावर ही है। ओके, तो बेटा नाम से समझना है। ओके, तो सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सल्फोनेशन क्योंकि सारे कंपाउंड्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बेटा ये कंपाउंड्स कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, है ना। मालूम है आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। अब ESR रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ESR रिएक्शंस बेटा किस में ज़्यादा होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बेटा अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी ग्रुप है, अगर ये मान लो मैं कोई भी ग्रुप ले लूँ और यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सपोज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ मैं, और एक कंपाउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो सपोज़ उससे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल खुद अपने नाम में कह रहा है कि मैं खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हूँ। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो कहाँ जाना चाहेगा, वो वहाँ जाना चाहेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके भाई, जिसके पास कमी है ना वो चाहेगा, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं तो मैं चाहूँगा यार मेरे पास गाड़ी हो, है ना। नो डाउट जिसके पास एक होती है वो सोचता है दो हो तो सोचता है तीन हो। बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसकी चाहत क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की। अरे जिसकी मान लो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो क्या चाहेगा, वो तो ये चाहेगा मेरी गर्लफ्रेंड हो। या मान लो जिसकी बीवी ना हो नहीं है तो वो चाहेगा मेरी बीवी हो, सपोज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देख लो भाई, इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाना चाहेगा, कहाँ, जहाँ इसे अच्छा लगेगा। इसे अच्छा कहाँ लगना है, जहाँ ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसमें आना चाहेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑर्थो पोजीशन में, कहीं पर भी आ सकता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब बेटा यहाँ देखो टॉलिन वाले केस में चारों केस देख लो, टॉलिन हो गया आपके पास CH3 ग्रुप, है ना, तो मालूम है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, प्लस H इफेक्ट है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन मालूम है, लोन पेयर है, लेकिन मालूम है हेलोजन के केस में ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हेलोजन के केस में -I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, +R इफेक्ट। और डोमिनेट क्यों कर जाता है बेटा, इसका आंसर मुझे दोगे, डोमिनेट क्यों कर जाता है ना, -I इफेक्ट डोमिनेट क्यों कर जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। और नहीं दोगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, क्यों डोमिनेट -I इफेक्ट क्यों डोमिनेट कर जाता है ना। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, थर्ड वाले एग्जांपल में देखें। थर्ड वाला एग्जांपल में नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है, नो डाउट्स। नो नाइट्रोबेंजीन में तो बेटा ये तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, या -I इफेक्ट भी है, -R इफेक्ट भी है, राइट। बट मेटाजाइलिन में बड़ा इंटरेस्ट है इसका, मेटाजाइलिन वाली बात कर लो तो CH3 है ना। तो यहाँ एक +H इफेक्ट है, यहाँ दो +H इफेक्ट है, यहाँ पर भी +H इफेक्ट है, यहाँ +H इफेक्ट है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है वो ये फोर्थ वाला है, जिसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी जो रिंग मोर एक्टिवेटिंग होगी, मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे, सल्फोनेशन उसमें फास्टर होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव ऑफ दिस कंपाउंड टूवर्ड्स सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जो मोस्ट एक्टिवेटिंग है। मोस्ट एक्टिवेटिंग कौन सा है बेटा, बोलो, मोस्ट एक्टिवेटिंग मेटाजाइलिन। बट प्रॉब्लम ये हो सकती है बेटा, अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है ना तो प्रॉब्लम हो सकती। तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ये है मेटाजाइलिन, है ना। यानी कि टॉलिन बनाकर एक CH3 ग्रुप और लगा देंगे आप, यानी कि एडजेसेंट साइड पर, सॉरी ये तो ऑर्थोजाइलिन हो गया ना। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अगर आप जो है ना मेटा पोजीशन पे CH3 लगाएंगे, है ना, ऑर्थो के इसके रिस्पेक्ट में, ये तो ऑर्थो पोजीशन होगी ना, ये ऑर्थो हुई, है ना, नेक्स्ट पोजीशन मेटा, और ये अपोजिट पोजीशन पैरा, तो ये आपका कहलाएगा और मेटाजाइलिन। ओके, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इसमें कोशिश कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। मेनली किसको कोशिश कर रहा हूँ कवर करने को, GOC प्लस और रिएक्शन मैकेनिज्म को, है ना। मैंने आपसे कहा GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात मैंने कही आपसे, क्वेश्चन के थ्रू किसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कंसेप्ट को, है ना। ये सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं।
पैटर्न ये लिया है मैंने, ठीक है ना। जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नहीं लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं। कंसेप्ट लेके फिर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो अभी मेरा जो पैटर्न चल रहा है वो क्या है, पहले क्वेश्चन लेना है, फिर कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट के थ्रू मुझे अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो मुझे बताओ, इसका आंसर तो आप ही दे सकते हो ना। हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरोल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बेटा, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया, इसे देख के डरना नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है ये स्ट्रक्चर है, NH है और ये, और इसका नाम उसने क्या बोला बेटा, पायरोल। पायरोल बोल दिया उसे, है ना। ओके, पायरोल है। अब ये देखो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है बेटा। अगर आप ये देखेंगे ना, सपोज अगर मैंने नाइट्रोजन ले लिया, अमोनिया ले लिया ना, NH3, अरे NH3 ले लिया ना, ये लोन पेयर, तब तो मुझे मालूम है हाइब्रिडेशन बेटा क्या है, यहाँ sp3 है ना। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन देख के ये नहीं समझ लेना है कि हाइब्रिडेशन बेटा यहाँ sp3 है ना। यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है। sp3 हाइब्रिडेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती ना, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ जाता है, राइट, तो इसका मतलब वो जो लोन पेयर है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। आगे ना बात समझ में। तो देखो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब वो किस में है, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में होने का मतलब क्या हो गया बेटा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रेजोनेंस भी तभी होगा ना जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब प्लेनर। तो आंसर क्या, सेकेंड। अरे इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना आपको, डेफिनेटली समझ में आई होगी। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईयूपीएक नेम है, द करेक्ट द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, इसका आंसर आप दोगे। ओके, इसका आंसर आप देंगे, इतना सिंपल है। गलती होने के चांस है बट आंसर आप देंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दोगे, ठीक है बेटा, इसका आंसर आप देंगे, है ना। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना बेटा, ये 6396641960 है ना। इस पे अगर आपने सही आंसर दिया ना तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। कॉलिंग नंबर भी है बट आप मुझे कॉल ना करके व्हाट्सएप कर सकते हो ना, व्हाट्सएप पे मुझे आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो नंबर क्या है मेरा, 6396641960, ओके। स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो नेक्स्ट, कंसिडर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, अब इनमें मुझे देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, ओके। तो भाई अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना लगा हुआ और उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ ना तो H उतना आसानी से चला जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी ना यहाँ से, तो H फ्री होने के लिए रेडी है यहाँ से, है ना। ये भी कह सकते हो आप, जैसे इन जनरल मैंने आपको बोला है ना, ऐसे कह सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा है कि अगर इस तरीके का कोई जनरल मैंने एसिड लिया है, ठीक है, एसिड ले लिया तो H प्लस बन गया, A-। तो मैंने आपसे कहा था कि या तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ होता हो, है ना, ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें हाइड्रोजन ईजिली रिलीज़ होता हो, ईजिली आप कह सकते हो हाइड्रोजन ईजिली ब्रेक होता हो, है ना, यानी कि बॉन्ड जो है कैसा होता हो, ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक होता हो। या तो आप ये कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेक ईजिली, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा ईजिली तो इसका मतलब वो एसिडिक ज़्यादा है। या फिर ये कह सकते हो आप दूसरे तरीके से, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना उसे कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा कॉन्जुगेट बेस। या तो आप ये कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगी, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो अगर मैंने इतना हिंट दिया ना आपको, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे आप दोगे, ओके। और ये भी मुझे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, मैं चेक कर लूँगा कि आपने आंसर सही दिया या नहीं, ओके। तो मुझे लगता है होपफुली इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें थोड़ा हिंट देके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। हिंट देख लो, इसमें उसने पूछा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब बेटा देखो यहाँ दो नाइट्रोजन है, 1 और 2 सेकेंड नाइट्रोजन है, ये नहीं देखना है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, भाई कंपैरिजन देखना है ना, कंपैरिजन। तो बेटा इन तीन में देखो नाइट्रोजन सेम है ना,
तो कंपैरिजन तो इनके बीच में पॉसिबल है। कंपैरिजन जो है ना बेटा किसके बीच में होता है? कंपैरिजन बेटा कंपेरेबल लोगों में होता है। एक टेक्निकल टर्म ध्यान में समझना, कंपेयर हम किस में करते हैं? कंपेरेबल लोगों में, है ना। वहाँ कंपैरिजन नहीं करेंगे जहाँ ऑलरेडी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है ना। अगर मान लो आप किसी अमीर इंसान की कंपेयर करते हो, किसी अमीर बंदे की, अमीर इंसान की कंपेयर आप जो है किसी गरीब से करते हो, तो वो कंपैरिजन नहीं कहलाता है, राइट। कंपैरिजन कहलाता है जब ऑलमोस्ट, भाई जिनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा हो ना, तो वो कंपैरिजन नहीं कहलाता है। कंपैरिजन तब कहलाता है जब उनके बीच में एनर्जी गैप कम हो, है ना। भाई मुकेश भाई अंबानी को आप कंपेयर कर सकते हो अनिल भाई अंबानी के साथ में, है ना, या अनिल भाई अंबानी को मुकेश अंबानी के साथ में कंपेयर कर सकते हो। दो अमीर लोग हैं ये, इनका कंपैरिजन देख सकते हो आप, है ना। बट ऐसा नहीं कि आप मुकेश भाई अंबानी को जो है देखोगे आप किसके साथ में, एक किसी गरीब इंसान के साथ में कंपेयर करके देखोगे इनमें कौन, भाई बेटा ये तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ ना। ओके, ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो आपने 4 कंपाउंड्स लिए ना, इन 3 में तो हम कंपेयर